नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो एनटीपीसी एग्ज़ाम स्पेशल जो अभी 2025 में आपके 5 जून से कंटिन्यू हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके सिलेबस में स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम के रिगार्डिंग अलग से मेंशन कर रखा है। और अभी लेटेस्ट रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो मार्च 2025 में एग्जाम हुआ है ना, सरकारी योजनाओं से टोटल 33 सवाल पूछे गए हैं। ये सभी 33 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानने वाले, यहाँ से आपको रेलवे के लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड का पता चल जाए। बाकी रुकिएगा, यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो की इससे कम प्राइस की डील मैंने लास्ट 5 वर्ष में नहीं देखी है। और पास प्रो मैक्स की वैसे प्राइस 900 रुपये रहती है अभी 1 तिहाई में, कब जब आप टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करेंगे। केवल आज के लिए यदि आप ये 31 मई को वीडियो देख रहे हो, वरना इसकी प्राइस है वो 600 रुपये के आसपास रहती है। अभी सबसे लोवेस्ट में भी कम से भी कम कर दिया इन्होंने पास प्रो और पास प्रो मैक्स। पास प्रो यदि वेबसाइट से लेंगे तो प्लेटफॉर्म फी नहीं लगेगी, मैक्स की ऐप से ही आपको लेना पड़ेगा। मैक्स में क्या होता है, आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं और एक ही पास प्रो में, चाहे मैक्स दो या फिर पास प्रो दो, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप मॉक टेस्ट लगा पाएंगे, उनका बेहतर ढंग से एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस डील को मिस मत करना। 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स आएगा आपके ये प्रैक्टिस के लिए काम आने वाला है। तो अपन आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चैप्टर वाइज है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए 36 शिफ्ट के 1800 क्वेश्चंस। इसमें सरकारी स्कीम्स के 33 क्वेश्चंस हैं। ये वैसे पूरी ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये स्कीम्स के सारे क्वेश्चंस हैं, अनुपमा मैम के द्वारा कवर किए जाएंगे। और ये पूरी ई बुक आप लेना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप पर जाकर या फिर वेबसाइट पर विजिट करके आप ई बुक वाले सेक्शन से इसको बाई कर पाएंगे। मिनिमम प्राइस में टीटीजी के कूपन कोड वहाँ पर भी आपका अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एंड तक बने रहो, सेशन यहाँ पर कंटिन्यू कर रही है अनुपमा मैम। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन की लक्षित उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये है आपका 5 मिलियन मीट्रिक टन। 2030 तक का ये टारगेट है उत्पादन करने का। अगला प्रश्न है, सागरमाला परियोजना के तहत परियोजनाओं के समग्र समूह को कितने स्तंभों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ आंसर तो हो जाएगा आपका 5 स्तंभ में विभाजित किया है। यहाँ पे स्तंभ पूछा है तो 5 हो जाएगा, बाकी 24 श्रेणी में भी विभाजित किया हुआ है, यहाँ दिख रहा है। देखिए, अब आपको दो इस टाइप का परियोजना मिलेगा। एक आपको दिख रहा है ये सागर माला, है ना? एक मिलेगा भारत माला। ये जो सागर माला है ना, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है या पहल कह सकते हैं। इसका उद्देश्य है समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना, तटीय विकास को बढ़ावा देना। तो ये समुद्री क्षेत्र से बढ़ा हुआ है, समुद्री क्षेत्र का बढ़ावा देना, समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना और साथ में जो तटीय विकास है, तटीय विकास करना, तटीय विकास। ये इसका 2 उद्देश्य है, याद रखना है, ठीक है? समुद्री क्षेत्र का विकास करना और आपका क्या कहते हैं तटीय क्षेत्र का विकास करना, ये 2 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। लेकिन जब यहीं पे आपसे भारत परियोजना पूछ ले, भारत माला परियोजना, ये सागर माला है ना? तो ऐसे भी याद रहेगा आपको सागर, सागर सागर, स से समुद्र या फिर पानी की बात हो रही है ना, समुद्र, स से सागर और समुद्र के साथ आप जोड़ लेंगे। तो सागर माला जो है समुद्री क्षेत्र का को बढ़ाना और तटीय विकास से संबंधित है। और जब आपसे भारतमाला पूछेगा, भारतमाला, भारतमाला परियोजना के बारे में, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। आगे आपको सवाल मिलेगा, है ना? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, क्योंकि ये अलग-अलग मिलेगा ना, आगे जाके आपको सागरमाला के अलावा भारतमाला मिलेगा, तो आपको लगेगा, सुन के ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही है ना? तो सागरमाला परियोजना जो है, ये आपका भारत सरकार का एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य है देश के समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना और साथ में तटीय विकास को बढ़ावा देना। लॉजिस्टिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। इसमें बंदरगाह का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, कनेक्टिविटी और दक्षता में सुधार किया जा रहा है ना? कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको और आधुनिकीकरण किया जा रहा है बंदरगाह का। और इसके अंदर यही होगा, समुद्री क्षेत्र का विकास में क्या आएगा? यही सब तो आएगा ना? इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। सागरमाला परियोजना में 5 स्तंभ है और 24 श्रेणी में इसको विभाजित किया गया है। अब आपसे जब ये श्रेणी पूछा है, यहाँ पे सॉरी स्तंभ पूछा है, तो श्रेणी भी पूछ लेगा, तो श्रेणी भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन-कौन से स्तंभ है इसके आपको ध्यान रखना है। बंदरगाह आधुनिकीकरण, है ना? अब देखिए इसमें
वो सब अगर रिलेट करके थोड़ा-सा समझदारी के साथ पढ़ेंगे तो आप बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना तटीय विकास से संबंधित है। अब समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? तो यही सारे काम तो किए जाएँगे। तो इसमें 5 स्तंभ कौन-कौन से हैं? बंदरगाह का आधुनिकीकरण किया जाएगा, है ना? बंदरगाह संपर्क बढ़ाया जाएगा यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाएगी और जलमार्ग परियोजना का लाभ उठाकर माल परिवहन वगैरह जो करना है वो थोड़ा आसान हो जाता है ना? तो इसके लिए बेसिक या फिर बुनियादी ढाँचा जिसको कहते हैं उसको उसपे निवेश तो करना पड़ेगा, उसका विकास तो करना पड़ेगा। बंदरगाह संपर्क बढ़ाया जाएगा, है ना? बंदरगाहों को सड़क, रेल और अन्य परिवहन से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। बंदरगाह का आधुनिकीकरण मौजूदा जो बंदरगाह है उनका उन्नयन और क्षमता में वृद्धि किया जाएगा। बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण, बंदरगाहों के आसपास औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। साथ में तटीय सामुदायिक विकास किया जाएगा। समुदायों की तटीय समुदायों की आजीविका में सुधार और जीवन स्तर में वृद्धि। साथ में तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परियोजना यानी कि तटीय और अंतर्देशीय जल परियोजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये इसके 5 स्तंभ है आपको याद रखने हैं। 24 जो आप यहाँ पे 24 श्रेणी दिया हुआ है ये नहीं पूछेगा बट ये 5 छोटा-सा है तो आपको ये एग्ज़ैक्ट याद होने चाहिए। चलिए। तटीय अर्थव्यवस्था भी इससे बढ़ेगा, है ना? अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया। आप देखेंगे कि रोजगार वगैरह से जो है ना योजना काफी सारा पूछा जा रहा है और साथ में आजकल ये थोड़ा सा नया परियोजना जैसा है जो ये राजमार्ग परियोजना हो गया सागरमाला परियोजना इस तरीके से तो इन सब पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना होगा अभी मनरेगा से आप देखेंगे 3-4 सवाल मनरेगा से पूछा हुआ है और इससे पहले भी मैंने जो सेट करवाया है मतलब जो PYQ करवाया है एसएससी का ही शायद था उसमें भी मनरेगा से काफ़ी भर-भर के स्कीम में गवर्नमेंट स्कीम के अंदर सवाल पूछे गए हैं। तो ये सारे जो पुराने परियोजनाएँ हैं ना, वो तो याद करना ही है। बाकी जो नए हैं, थोड़े देख के कि वो किस विषय पे हैं, किस चीज़ के लिए हैं, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डैश में शुरू किया गया था। ये 2011 में शुरू किया गया था। देखिए इसका नाम ही है आजीविका मिशन। है ना? तो इस कार्यक्रम को 2011 में 5.1 बिलियन के बजट के साथ शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम में से एक है। अ, ग्रामीण आजीविका मिशन आजीविका मिशन से ही आपको समझ आ रहा है कि गरीबों की आजीविका में सुधार करने के लिए मतलब गरीबों के लिए आजीविका का कुछ उपाय किया जाएगा, कुछ सुधार किया जाएगा, कुछ उपलब्ध कराया जाएगा, इससे संबंधित है। तो इसका सब्जेक्ट या फिर मोटो तो आपको उद्देश्य तो आपको पता चल ही गया होगा। है ना? ये गरीबों की आजीविका में सुधार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है, तो याद रखिएगा। है ना? ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू किया गया था? 2011 जब स्टार्ट किया गया था तो इसका वो क्या था बजट क्या था 5.1 बिलियन के साथ इसको शुरू किया गया था इसके द्वारा अब ग्रामीण विकास की बात हो रही है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का ही ये पहल है कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को विश्व बैंक द्वारा $1 बिलियन ऋण का भी समर्थन मिला है तो इस वजह से ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड बैंक ऐसे ही लोन नहीं देता है तो इसी तरीके से ऋण नहीं देता है तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक कितना ऋण दिया है इस योजना के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्र भारत में 20 वर्षीय सड़क योजना कब शुरू की गई थी? 20 वर्षीय सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1961 में किया गया था। देखिए, प्रथम 20 वर्षीय सड़क योजना की बात करें, 3 ऐसे योजनाएँ हैं इसमें। प्रथम 20 वर्षीय योजना की बात करें, सड़क योजना की बात करें तो ये नागपुर सड़क योजना था जो 1943 से 63 तक चला था, है ना? और ये नागपुर सड़क परियोजना के रूप में जाना जाना जाता है। दूसरा 20 वर्षीय सड़क योजना, ये बॉम्बे सड़क योजना के नाम से जाना जाता है। ये 1961 से 1981 तक चला था। तीसरी जो सड़क योजना है, ये लखनऊ सड़क योजना के नाम से जाना जाता है और जब यहाँ पे देखिए सब लगातार है। अच्छा ये 63 से शुरू हुआ है, ठीक है। ये 61 से शुरू हुआ है। ये देखिए 1981 से 2001 तक। आपको 3 20 वर्षीय सड़क योजना याद रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा करके आपसे पूछ लेगा तो ये भी आपको याद रखना है कि पहले का नाम क्या है? नागपुर सड़क योजना के नाम से जाना जाता है और दूसरा भी बॉम्बे सड़क योजना के नाम से और तीसरा जो है लखनऊ के नाम से। तो पहला जो 2 है आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में चला गया, है ना? मतलब इसका नाम जो है महाराष्ट्र से है।
और महाराष्ट्र के शहर से है और जो तीसरा है वो यूपी के शहर से है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विस्तार योजना आरंभ में डैश वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी। जो राष्ट्रीय विस्तार योजना है प्रारंभ में कितने साल के लिए शुरू की गई थी? तो ये प्रारंभ में 3 साल के लिए शुरू किया गया था। अप्रैल 1953 में ये तैयार किया गया था और उद्घाटन इसका 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, ये दोनों चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, तैयार अप्रैल में किया गया था, अप्रैल 1953 में और 2 अक्टूबर को इसको शुरू किया गया था, उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन किया गया था ताकि स्वयं सहायता प्रयासों के द्वारा के आधार पर विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए, है ना? स्वयं सहायता के आधार पे विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए। कृषि, ग्रामीण संचार, सामाजिक शिक्षा पर जोर देने के लिए प्रति ब्लॉक में 4.5 लाख रुपीस का उपलब्धता के साथ इसे 3 साल के लिए शुरू किया गया था। 3 वर्षों के बाद इस योजना के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक को अधिक गहन विकास कार्य हेतु 3 वर्ष के लिए 15 लाख रुपया दिया गया। तो पहले 3 साल के लिए 4.5 लाख दिया गया था और जो अगला 3 साल था उसमें आपका 15 लाख रुपया का प्रावधान किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ब्लॉक में परिवर्तित कर दिया गया था। देखिए, इसका गठन तब किया गया था जब भारत सरकार ने महसूस किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे कि 1952 में बनाया गया था, धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू नहीं किया जा सका। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूछा जाता है, ये सामुदायिक विकास योजना जो है शुरू कब हुआ था? तो 1952 में शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। जब ये असफल हो गया तो इसी को ध्यान में रख के ये आपका जो राष्ट्रीय विकास सेवा कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया था, ठीक है? क्योंकि ये धन की उपलब्धता के कारण पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पाया था, हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाया था, तो ये असफल हो गया था। इसीलिए इसमें प्रयास कहाँ से किया जा रहा है? देखिए ब्लॉक स्तर से, ठीक है? अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत सरकार की भारतमाला परियोजना में लगभग डैश किलोमीटर लंबाई के आर्थिक गलियारों के विकास के लिए परियोजना की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार की भारतमाला, यहाँ पे देखिए भारतमाला आ गया ना, वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने? सागरमाला पढ़ा था, है ना? सागरमाला पढ़ा था आपने और यहाँ पे क्या है? 5 स्तंभ थे उसके और 24 क्या थे? 24 इसके, एक बार देख लीजिए यहाँ पे, 24 इसके श्रेणी थे और 5 इसके भाग थे, है ना? ये समुद्री विकास के लिए था, जो क्या कहते हैं, समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना था, आधुनिकीकरण करना था, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना था, कनेक्टिविटी बढ़ाना था, दक्षता में सुधार करना था, ये सारे उद्देश्य से सागरमाला परियोजना को शुरू किया गया था, है ना? और इसको कब शुरू किया गया था? इसको किस लिए शुरू किया गया था? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ दिया है? भारत में हाँ, भारत परियोजना। भारतमाला परियोजना। तो 2017 में इसको शुरू किया गया था। कब? 2017 में शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये परियोजना जो है 2017 में शुरू किया गया था और इसके तहत जो है 34,000, यही तो आपका सवाल क्या है? सवाल गलियारों का विकास करना है। किलोमीटर, कितने किलोमीटर का? तो यहाँ पे 26 है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका इसके तहत 34,800 किलोमीटर लंबाई तक का राजमार्ग निर्माण करना था। 34,800, ये सवाल भी आगे आगे आपको मिलेगा। ये जो नंबर है ना, याद रखना है आपको। इतना किलोमीटर से अधिक का क्या करना है? लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शुरू कब किया गया था? 2017 में। सागरमाला कहाँ पे ली गई थी? 2017, 2017, ये याद रखिएगा, ठीक है? शुरू किया गया था इसको 2017। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है और इसका उद्देश्य है देश भर में संपर्क में सुधार करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है और जब सागरमाला पूछा जाए तो सागरमाला किससे संबंधित है? सागरमाला जो है सागर से संबंधित है, समुद्र से संबंधित है, ठीक है? चलिए, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि कितने लंबाई का आर्थिक गलियारा विकसित करने का परियोजना है? तो 26,000 का है। देखिए, भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबाई का आर्थिक गलियारा विकसित करने का परियोजना है, मतलब परिकल्पना किया गया है और ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम गलियारे के साथ अधिकांश माला को सड़क
के माध्यम से संचालित करने की उम्मीद है। भारतमाला परियोजना की बात करें तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये तो मंत्रालय आप आसानी से बता देंगे। एक व्यापक परियोजना है इस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया जो कि देश की सड़क संरचना अवसंरचना को बेहतर करने पर केंद्रित है, मतलब बेहतर करना इसका उद्देश्य है। और 50,000 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का ये लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 34,000 एग्जैक्ट दिया हुआ है ना, 34,800 किलोमीटर से अधिक का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण का ये पर्पस है, ये रखा गया है। ये परियोजना विशेष रूप से आर्थिक गलियारों, सीमावर्ती क्षेत्र, दूरस्थ जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसको सड़क संपर्क को बेहतर बनाने, जो दूरस्थ क्षेत्र है, जैसे बस्ती वगैरह होता है ना, पहाड़ी-वहाड़ी एरिया है और वहाँ के आसपास का जो बस्ती है, तो उनको उनका संपर्क, उनका सड़क अच्छा करना, संपर्क उनका बढ़िया बनाना आसपास के जो शहर हैं उससे। ठीक है? चलिए। राष्ट्रीय विरासत शहर राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो डैश शहरों में लागू की गई है। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना, ये जो है 12 शहरों में लागू किया गया है और 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्रीय क्षेत्र की योजना 12 शहर में शुरू किया गया था। ये जो आपका योजना है 12 शहर में शुरू किया गया था। ये तो आपको टोटल जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में ही मिल गया। तो याद रखिएगा, कभी आपसे ये डेट पूछ लेगा कि लॉन्च कब किया गया था, शुरू कब किया गया था, है ना? अब ये 12 शहर कौन-कौन से हैं? तो इसमें है वेलनकन्नी, वारंगल है, वाराणसी है, अजमेर है, अमरावती है, अमृतसर है, बादामी है, द्वारका है, गया है, कांचीपुरम है, मथुरा है और पुरी है। ये नाम भी आपको याद रखना है। और ये योजना शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक साथ लाने और शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से है। जो ये जो है विरासत है, शहरी विरासत है ना, उसको संरक्षित करने के उद्देश्य के साथ ये शुरू किया गया है। कितने शहर में लागू किया गया है? कितने शहर में इसको शुरू किया गया है? तो 12 शहर में, और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी 21 जनवरी को। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन-सी योजना विगत वर्षों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एक मुश्त अनुग्रह सहायता प्रदान करती है? भारत सरकार की कौन-सी योजना विगत वर्षों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एक मुश्त अनुग्रह सहायता प्रदान करती है? तो ये है आपका खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष, है ना? भारत सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना विगत वर्षों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एक मुश्त अनुग्रह सहायता प्रदान करती है। ये योजना उन खिलाड़ियों को मदद करती है जो गरीबी में रहते हैं, खेल में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। गरीबी में रहते हैं लेकिन योग्यता है, उनके अंदर क्षमता है, तो इस योजना के तहत इनको मदद की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है 1992 में की गई थी, स्थापना इसकी 1992 में। इस योजना का उद्देश्य है पिछले वर्षों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करना जो गरीबी की परिस्थिति में जी रहे हैं और वो खेल, मतलब अपना खेल जो है अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं गरीबी की वजह से। वैसे खिलाड़ियों की मदद करने के लिए। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 क्रियान्वित किया जाएगा? तो ग्रहण किया जाएगा, ठीक है। ये जो है वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028 से 24 28-29 तक, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 वित्त वर्ष 2024-25 से लेके 2028-29 तक क्रियान्वित किया जाएगा। कैबिनेट ने 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है और इसका क्रियान्वयन आपका 28-29 तक चलेगा, ठीक है। 24-25 से शुरू होके इस योजना के तहत 70,125 करोड़ रुपए की लागत से 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। अभी तक जो देखे हैं आप, सड़क विकास से लेके, मतलब राजमार्ग विकास हो, मतलब सड़क विकास हो या फिर समुद्री मार्ग विकास हो, इससे संबंधित अभी आप तक आपसे सवाल पूछे गए हैं और स्पोर्ट्स से भी पूछे गए हैं, है ना? स्पोर्ट्स के फील्ड में जो भी योजनाएं हैं उससे पूछी गई है। तो 9 क्वेश्चन में आप ये 2-3 एनालिसिस करके निकाल पाएँगे। आगे भी देखिएगा कुछ आपको ऐसे ही एनालिसिस करके निकालते जाना है और इस टाइप की जो योजना है उसको बढ़िया से पढ़ना है। सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत ओलंपिक की तैयारी के लिए भारतीय एथलीटों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण सहायता और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क प्रदान किए जाते हैं? देखिए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम।
क्या है कि हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं ना कि चाइना वाले इतने जीत गए, इंडिया वाले नहीं जीते, ओलंपिक में जब जाते हैं तो सबकी नज़र होती है। मतलब खिलाड़ियों के पेरेंट्स का, कोच का तो होता ही होगा। वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस कोच से मिल के तैयारी कर रहे हैं, उनकी तो नज़र होती होगी। हम भी चाहते हैं कि भाई ओलंपिक में हमारे प्लेयर्स अच्छा करें, लेकिन हम उस लेवल की तैयारी नहीं करवा पाते हैं। और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो उनका फाइनेंशियल खर्च जो होता है थोड़ा कम पड़ जाता है। जैसे कि अभी ये जो है योजना वैसे स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। लेकिन पहले जब मोदी सरकार आई है ना, मोदी की जब सरकार बनी है, मतलब मोदी तो नहीं बोलेंगे, भाजपा की, मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इसने स्पोर्ट्स कल्चर को काफ़ी बढ़ावा दिया है। जो स्पोर्ट्स, ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स वगैरह है हम पढ़ते हैं, या यूथ गेम्स वगैरह है, ये देश में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ही है। सिर्फ हम नौकरी-नौकरी के पीछे नहीं भाग सकते हैं, है ना? हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मतलब अच्छा पोजीशन दिलाने में ये स्पोर्ट्स वगैरह का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है ना? क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर है, मतलब स्पोर्ट्स है, क्या कहते हैं, जो ओलंपिक है, अगर उसमें कोई भी प्लेयर अच्छा करता है तो बेशक बेझिझक हर देश को उसका चर्चा करना ही पड़ता है ना? अब जैसे पाकिस्तान के हैं वो जो क्या कहते हैं, भाला फेंकते हैं, नदीम करके नाम है। भले ही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ थोड़ा टेंशन रहता है, मतलब अच्छा खासा टेंशन रहता है, लेकिन जब भी वो खेलते हैं तो भाई हम उनकी चर्चा तो करते हैं कि नंबर 1 आए, नंबर 2 आए, या फिर हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं उनको वो मात दे रहे हैं, उनके साथ बड़ा कांटे का टक्कर है, तो हम चर्चा तो करते हैं ना। तो एक तरह से पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो इसी तरीके से सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत ओलंपिक की तैयारी करने वाले भारतीय एथलीटों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण सहायता और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क प्रदान किया जाएगा? इनको अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जब मतलब विदेश में भेज के भी ट्रेनिंग वगैरह इनको दिलाया जाएगा, है ना? तो ये है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। देखिए, सरकार का टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम नामक एक कार्यक्रम है जिसके तहत ओलंपिक की तैयारी करने वाले जो एथलीट हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाती है ना? प्रशिक्षण उनको अच्छा दिया जाता है, फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है ओलंपिक में पदक जीतने की क्षमता वाले एथलीटों को सहायता करना, जिसमें भी क्षमता है उनको और अच्छे से ट्रेन करके उनकी योग्यता को और मतलब निखारा जाए, ताकि वे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं ना जो कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी न होने की वजह से अपनी योग्यता होते हुए भी गंवा देते हैं मौका। तो ये सारा गवर्नमेंट खर्च उठा रही है, ऐसे स्कीम चला रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण डैश इंजनों द्वारा संचालित होता है। तो ये कितने इंजनों द्वारा संचालित होता है? तो 7 इंजन के द्वारा संचालित होता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो है 13 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किए थे, मैंने मतलब स्टार्ट किए थे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने 3 वर्ष पूरा कर लिया, है ना? लगभग 3 वर्ष इसको चलिए 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। बुनियादी ढांचे के परिदृश्य में बस देखिए, बस इतना ही ध्यान रखिएगा इसमें, है ना? आगे है आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, जन धन योजना से भी सवाल पूछे जाते हैं और भी मैंने करवाया है क्वेश्चन एसएससी रेलवे का, उसमें भी पूछा हुआ है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने खाते खोले जा चुके थे? तो इसमें 53 करोड़ जो है खाते खोले जा चुके थे, और एक रिकॉर्ड ये भी आश्चर्य में डालने वाला है कि लगभग 21% खाते जो है ना निष्क्रिय हो गए हैं। यानी कि साल भर के अंदर 24 महीने के अंदर ना उसमें कोई भी लेन-देन हुआ नहीं। भाई खाता खुलवा देंगे, जिसके पास पैसा है ही नहीं, तो वो डालेगा क्या? अब जिसका मतलब खर्चा भर का ही पैसा है, वो कहाँ से बैंक में डालेगा? है ना? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2024 तक कुल मिलाकर 53 लाख से अधिक बैंक में खाते खोले जा चुके थे। हालांकि दिसंबर 2024 तक एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 21% खाते जो है ना निष्क्रिय हो चुके हैं, जिसका इसका मतलब ये है, निष्क्रिय होने का मतलब ये है कि उसमें साल भर के अंदर यानी कि 24 महीने के अंदर जो है ना कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। इस योजना के माध्यम से सरकार जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाह रही थी, है ना? लेकिन ये जो है असफल रहा भाई, कुछ मामले में तो असफल रहा है, कुछ परसेंट तक तो आप असफल बोलेंगे, वैसे बहुत हद तक रहा भी है ना? सारे निष्क्रिय नहीं हुए हैं, लेकिन जो कुछ चाह के भी निष्क्रिय नहीं हुए हैं, या फिर होता है ना कि एक चलो भाई घर में पैसा रखा हुआ है, इसी से काम चल रहा है, और जब जबरदस्ती एक खाता खुलवा दिया आदमी, तो जो जो एक्स्ट्रा पैसा है आप जाके रख देते हैं। तो कुछ तो ऐसे खाते होंगे और हैं ही, जो कि
मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे जमा हो रहे हैं और कुछ जो होंगे आपका जैसे कि 21% कहा जा रहा है कि ये निष्क्रिय हो गए। चलिए, शून्य बैलेंस खाता था ये, हाँ, जीरो बैलेंस पे ये खुल रहा था और समझ लीजिए कि ये जीरो ही बैलेंस हो गया है बहुतों का। रुपे डेबिट कार्ड मिल रहा था, दुर्घटना बीमा भी था और जीवन बीमा भी था, ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा इसमें। अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय राजमार्ग, सॉरी, अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा ग्रामीण लिखा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विलय कर दिया गया। डैश के नाम से एक परियोजना के रूप में अब सामने आया है। अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विलय कर दिया गया है। विलय इनका 1989 में किया गया था। अब उसका नया नाम क्या है, तो जवाहरलाल रोजगार योजना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ष डैश में आरंभ की गई थी। ये 2000 में किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ष 2000 में आरंभ किया गया था और इसका प्राथमिक उद्देश्य था 500 या फिर उससे अधिक जनसंख्या वाला जो मैदानी इलाका है और 250 या फिर उससे अधिक जनसंख्या वाला जो इलाका है, पहाड़ी और दुर्गम इलाका है, वहां की बस्तियों को सड़क संपर्क प्रोवाइड करना है ना, सड़क संपर्क में लाना। मतलब जो आउटर एरिया है, दुर्गम एरिया की जो छोटी छोटी बस्ती हैं, अब दुर्गम एरिया में बहुत बड़े बड़े गांव नहीं बसते हैं, वहां पे छोटे बड़े गांव बस्ती जैसे ही होते हैं, तो उनको सड़क से संपर्क जोड़ना, मतलब सड़क बनाना, जो आसपास के शहर हैं उनके साथ उनका संपर्क ठीक करना, रोड ठीक करना, सड़क ठीक करना, ये इसका उद्देश्य था। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की हम बात करते हैं तो 2000 में ये आरंभ हुआ था। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य था 500 या फिर उससे अधिक जनसंख्या वाले जो मैदानी इलाके या फिर 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले जो पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं, ठीक है, मैदानी इलाके में जो है थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन होता है, तो 500 के आसपास, 500 या फिर अधिक है, तो और जो दुर्गम पहाड़ी एरिया है वहां पे जनसंख्या वैसे कम होता है, तो 250 या फिर उससे अधिक है। तो पहाड़ी क्षेत्र या दुर्गम इलाके की जो बस्तियां हैं उनको हर मौसम में, यानी कि कच्ची वच्ची सड़क ना बना दें कि भाई बरसात में उनका आना जाना ही बंद हो जाए, है ना, ऐसी सड़क बनाना जो सालों भर हर मौसम में संपर्क उनका बना रहे। ये योजना 25 दिसंबर 2000 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, जो बस्ती या आउटर जो एरिया है, दूरस्थ एरिया है, रिमोट एरिया है, उसका वो करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना ताकि गरीबी उन्मूलन में मदद मिल सके। लो जैसे जैसे ये बस्ती बस्ती वाले लोग हैं तो गांव में थोड़े, मतलब गांव होंगे, बड़े गांव या फिर जो छोटे मोटे आसपास में शहर होंगे, वहां पे काम काज के लिए भी जाते हैं हर रोज। अब जब मान लीजिए कि रोड ही नहीं रहेगा और बारिश का मौसम है तो वो कैसे जाएंगे, तो गरीबी में तो एक तो और भी उनकी मुसीबत हो जाएगी ना, कि जो हर रोज कमा के खाने वाले हैं उनका खाना ही पीना बंद हो जाएगा रोड की वजह से। तो ये भी एक उद्देश्य था। हम बात करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा की, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, इसको पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा की। इसको पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक निजी भागीदारी, है ना, मतलब सरकार की और प्राइवेट जो होते हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों के मिलने से, यानी कि दोनों की भागीदारी से मॉडल के, मतलब दोनों की भागीदारी वाले मॉडल से रोपवे अवसंरचना का विकास करना। किसी भी काम में कोई भी, जैसे कि देखेंगे सरकारी काम है अच्छे से हो नहीं रहा है, जैसे ये जो क्या कहते हैं, ये जो आजकल क्या कहते हैं, प्रज्ञा केंद्र। तो प्रज्ञा केंद्र आप सरकारी जो जाते थे हम लोग सचिवालय वगैरह में या फिर जहाँ भी सरकारी प्रज्ञा केंद्र है वहां पे करवाने, तो काफी, मतलब वहां पे बड़ी लापरवाही के साथ काम होगा। आपका नाम लिख रहेगा कुछ और बना देगा कुछ, है ना, कुमारी है सिंह कर देगा। आप कोई और टाइटल देंगे कुछ और कर देगा। आप लिखेंगे एक एक जैसे मेरी रिश्तेदार है, उनका नाम है भारती, है ना, उनका लिख देते भारत, है ना। अब देखिए, अब आधार कार्ड, पैन कार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक कितना बड़ा आईडी होता है, जिसे एग्जाम वगैरह में भी जाएंगे तो एग्जैक्ट मिलाता है। अगर भारत का भारती लिख दिया हुआ है, या किसी का मान लीजिए शुभम नाम है और शुभम कुमार नाम है मान लीजिए किसी का, है ना, कुमार है और वो कर दिया सिंह, बस गड़बड़ हो गया, मैच नहीं करेगा तो आपका एंट्री ही नहीं मिलेगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है आप भी समझ रहे हैं, और ऐसी ऐसी गलतियां इसमें होती थी। जब प्राइवेट जब मतलब निजी भागीदारी इसमें भी बढ़ी तो आप देखेंगे कि अब बहुत अच्छे से काम होता है।
बड़े वो अच्छे से काम करते हैं, थोड़ा पैसा तो लगता है लेकिन काम जो है बड़ा आपका सही होगा, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सही एक बार में आप जो करवाएँगे वो सही-सही होके आ जाएगा। तो इसी वजह से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत रोपवे अवसंरचना का विकास करना इसका उद्देश्य है, विशेष रूप से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए। ठीक है, बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि इस कार्यक्रम के तहत 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजना को बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी परिवहन विकल्प को प्रदान करना, यानी कि ये भी परिवहन से संबंधित है, रोड वोड ठीक करना इसका उद्देश्य है, जो दुर्गम इलाका है वहां का। इसकी विशेषताएं क्या है? प्रमुख विशेषता है, लक्ष्य इसका रखा गया है कि 5 वर्ष, जो अगले आने वाले 5 वर्ष है, उसमें 1200 किलोमीटर लंबाई के 250 से अधिक रोपवे परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। निवेश की बात करें तो करीब 1.25 लाख करोड़ की लागत से 200 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है। मॉडल की बात करें तो सभी परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत डीबीएफओटी यानी कि डिजाइन बिल्डिंग फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित की जाएगी। प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है? तो एक है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, उत्तराखंड, है ना, 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे जिसकी लागत जो है 2730.13 करोड़ है। सोनप्रयाग से केदारनाथ, ये भी उत्तराखंड का है, 12.9 किलोमीटर लंबा लंबा ये रोपवे है और इसकी जो लागत है 40 क्या कहते हैं 4081.28 करोड़ है। वाराणसी शहरी रोपवे उत्तर प्रदेश, ये नाम से ही आप बता देंगे, ये दो याद रखिएगा। गोविंद घाट कहते हैं, गोविंद घाट से हेम कुंड साहिब कहाँ है? उत्तराखंड में। और सोन प्रयाग जो है केदारनाथ, केदारनाथ रहेगा तब तो आप बता देंगे, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। प्रयागराज वाला तो आपको पता, सॉरी वाराणसी वाला तो पता चल जाएगा, है ना। भारत की ये पहली शहरी रोपवे परियोजना है जो वाराणसी कैंट से लेके गुदौरिया तक 3.85 किलोमीटर लंबी है और प्रतिदिन इस पे 96,000 यात्रियों का को परिवहन करने की क्षमता होगी। शामिल राज्य, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, आपका जम्मू कश्मीर है, असम है, मणिपुर है, ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। और मतलब ये कुल मिला के जो है यूटी वगैरह और स्टेट मिला के कुल आपका 13 राज्य है जो कि समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे लाभ क्या होगा? एक तो पर्यावरण अनुकूल होगा, रोपवे परियोजना धूल उत्सर्जन कम करती है और पारंपरिक सड़कों की तुलना में भूमि की कम आवश्यकता होती है। ये पर्यटन को बढ़ावा देगा, है ना, और आर्थिक विकास भी होगा इससे। अगला प्रश्न आपके सामने सामने किस राज्य ने पात्र लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो ये आंध्र प्रदेश का है दीपम 2, है ना। दीपम 2 जो है एक सही होगा, मतलब एक जब योजना सफल हो जाता है तो दूसरा, या फिर टारगेट रखा जाता है कि पहले वाले में हम ये टारगेट अचीव करेंगे, हो जाता है तो फिर दूसरा को भी शुरू किया जाता है। तो ये दीपम 2 है जो कि आंध्र प्रदेश का है, याद रखना है आपको। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू शुक्रवार को श्रीकाकुलम जिले में इद्दूपुरम गांव में मुफ्त रसोई सिलेंडर वितरण करके दीपम 2 का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में भारत के वित्त मंत्री ने विदेश विशेष रूप से नाबालिगों के लिए डिजाइन की गई कौन सी नई पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य। देखिए, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 18 सितंबर 2024 को एनपीएस वात्सल्य योजना के शुभारंभ किया और इसके शुभारंभ के अवसर पे पहले दिन ही प्रभावशाली उपस्थिति देखी गई और 9705 नाबालिगों का नामांकन हुआ इसमें। ये प्रतिक्रिया जो है परिवार के बीच अगली पीढ़ी के लिए एक मजबूत वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करने में बढ़ती रुचि को दर्शाती है। पूर्वी पश्चिमी पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है की योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सिलचर को गुजरात के पतन नगर पोरबंदर से जोड़ने की के लिए बनाई गई है? तो ये है आपका असम। जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, ये पूर्व जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की योजना असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने की वो के लिए इसको बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 2001 में जवाहर
ग्राम समृद्धि योजना और ग्रा 2001 में 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना का विलय कर डैश नामक एक नई योजना शुरू की गई। तो आई थिंक ये हम लोग एक बार और पढ़ चुके हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बन गया है। 2000 नहीं, वो दूसरी योजना थी। 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना का विलय कर दिया गया। अब इसका एक नए नाम से जाना जा रहा है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। कब इसका विलय किया गया? 2001 में। 25 सितंबर 2021 ये शुरू किया गया। ग्रामीण रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी और 21 फरवरी 2003 से रोजगार आश्वासन योजना एक आवंटन आधारित योजना बन गई थी। कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था। अब ये जो है आपका किस नाम से जाना जाएगा? इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से अब जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक परिवर्तनों के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रायः रोलिंग अवधारणा से जुड़ी हुई है? रोलिंग अवधारणा से जुड़ी हुई है, तो ये पांचवी जो ये है का 5th ईयर प्लान है, वो है। इस पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा रुकिएगा, लाइट ऑन कर लेने दीजिए, चार्जिंग कहते हैं, है ना। इंग्लिश में रोलिंग प्लान हो गया और हिंदी में अगर लिखे तो अनवरत ये लिखता है, अनवरत योजना। इसका टाइम क्या था? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो 5th ईयर प्लान पढ़ते हैं ना, उसके अंदर आपको पढ़ने को मिलता है। जो हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना था 1974 से 78, उसके बाद जो है ये शुरू किया गया था। 78 के बाद 1978 से 1978 से 1980 तक ये चला था। ठीक है। देखिए, मोरारजी देसाई की सरकार थी। अनवरत योजना शुरू करने के टाइम जो था आपका, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की। जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई की, ठीक है, सरकार थी और अनवरत योजना इनके टाइम में शुरू की गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी का नेतृत्व वाली सरकार बनी और फिर जो है 1980 में इसको फिर से समाप्त कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। 1980 में सरकार समाप्त कर दिया गया। तब कौन आ गई थी? इंदिरा गांधी आ गई थी। इंदिरा गांधी आ गई थी। दो चीज शुरू करना है, दो चीज याद रखना है यहाँ पे। अनवरत योजना जो है 1978 से, ये डेट पूछता है आपसे। यहाँ पे तो योजना पूछा है ना। तो ये 5th ईयर योजना कब तक चला था? 1974 से 78। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे छठी पूछ रहा है। छठी का बता दीजिए। 1980 से 85 चलेगा। 1900 छठी 1980 से 85। चौथी कब तक था? चौथी की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो चौथी जो था हमारा वो 1969 से 74 तक था। और आठवीं कब था? एक बार आप लोग को अगर याद है तो एक बार आठवीं का कमेंट करके बता देंगे। आठवीं जो था 92 से 97 तक चला था। ये 2012 तक था टोटल, है ना। 12 पंचवर्षीय योजना था। ये क्या था? 2092 से सॉरी 1992 से 97 तक। और जो आपका क्या कहते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला था ना, तो 12th 5th ईयर प्लान तक चला था। ये कब तक चला था? इसका टाइम था 12 से 17, मतलब 2012 से लेके आपका 2017 तक। ठीक है। ये लास्ट था 2012 से 2017 तक। तो ये याद रखना है आपको। मोरारजी देसाई की सरकार थी। अच्छा, ये जो अनवरत योजना है ये किसके दिमाग के ऊपर थी? मतलब इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो गुन्नार मेडल, ये भी आपसे कभी-कभी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। क्या था? गुन्नार मेडल। कहाँ लिख दूँ मैं? यहाँ लिख देती हूँ मिटाने के बजाय। ये किसका? गुन्नार मेडल का। गुन्नार मेडल के दिमाग का उपज था ये। ठीक है। इन्होंने एशियन ड्रामा एक पुस्तक लिखी थी, उसी में इसके बारे में चर्चा किया था। तो आपको ये भी याद रखना है। पुस्तक का क्या नाम था? एशियन एशियन ड्रामा। इतनी चीजें आपको याद रखना है कि अनवरत योजना जो है 1978 से 80 तक चला था। 5th ईयर योजना के अवधान ये क्या कहते हैं, 5th ईयर योजना के बाद चला था, है ना। 5th ईयर योजना 1974 से 78 तक और 78 से ये शुरू हो गया था 80 तक, है ना। तो ये जो है 78 में किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की, जिसके टाइम में शुरू किया गया था। और 80 में जैसे ही जनता पार्टी की सरकार गई, इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो इन्होंने ये खत्म कर दिया था। याद रखना है। टोटल कितने 5th ईयर प्लान थे? तो 12 5th ईयर प्लान तक चला था। लास्ट जो था
12 से लेके 17 तक। पहला कब था? पहला अगर याद है तो बता दीजिएगा। पहला जो है 1951 से शुरू हुआ था, 5-5 साल पे चलता था ना। यहाँ लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट जो था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये कब से? 1951 से 5 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 56 ऐसे, ठीक है। बीच में 2-3 जो था बाधित बाधित हुआ था। राजनीतिक परिवर्तनों के कारण पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया। 1978 से 80 के दौरान रोलिंग प्लान को शुरू किया गया। पंचवर्षीय योजना का अंत 1970 के दशक में जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में ही रद्द कर दिया था और रोलिंग प्लान का आगमन किया था। ठीक है, जनता पार्टी की हम बात कर चुके हैं यहाँ पे। जनता पार्टी ने रोलिंग प्लान नामक एक नई अवधारणा पेश की थी। रोलिंग प्लान की अवधि 1978 से 80 तक थी। रोलिंग प्लान का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था विकास की योजना को वार्षिक आधार पर पुनः मूल्यांकन। ये जो 5 साल का टारगेट रखा जाता था, मतलब जो पंचवर्षीय योजना होता था, 5-5 साल के लिए टारगेट रखा जाता था और देखा जाता था कि इसके क्या टारगेट रखें और कौन सा सफल हुआ, कौन सा नहीं हुआ। कभी-कभी आपसे ये भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने सारे जो है हमारी योजनाएं सफल हुई थी और कितनी असफल हुई थी, है ना? कभी-कभी पूछ लेता है आपसे। तो देखिए, पहला वाला एक सेकंड लिख देती हूँ यहाँ पे। जो सफल योजना में बात करें हम, मतलब टारगेट जो रखा गया और वो अचीव कर लिया, तब तो सफल कहा जाएगा। जैसे कि पहले फिफ्थ ईयर प्लान की हम बात करते हैं, फर्स्ट फिफ्थ ईयर प्लान की बात करते हैं, इसमें 2.1 का टारगेट रखा गया था, है ना? और इसमें अचीव कर लिए थे हम 3.60। तो ये भी सफल रहा था। तो पहला वाला सफल रहा, है ना? उसके बाद आपका जो सफल रहा था, आई थिंक छठा और सातवां भी था। छठा पहले के बाद पांचवा, हाँ छठा था और सातवां भी था। उसके अलावा आ, आठवां आठवां 1, 6, 7, 8 भी था, 8 भी था। बस यही मुझे याद आ रहा है, 1, 6, 7, 8 जो है ना, ये फिफ्थ ईयर प्लान जो था ये सफल था, याद रखना है आपको। एक और था, 4, 5, 12 में 5 जो था सफल था। 1, 5, 1, 5, अच्छा हाँ, देखिए, 1, 5, 6, 7, 8 ये सफल था। 1, 5, 6, 7, 8 ये जो है ना आपका सफल था। अभी याद आया। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है? गरीबी कम करने के लिए कौन सा है? तो NRLM जो योजना है वो आपका गरीबी कम करने के लिए योजना है। देखिए, विभिन्न स्तरों पर समर्पित सहायता संरचना तथा संगठनों के माध्यम से सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करने और क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। एक बार पढ़िएगा, हो जाएगा। गरीबी दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सवाल यही है हमारा। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है। 21 हो चुका था ना? हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अवसंरचना और संपर्क सुविधा के निर्माण पर कौन सी सरकारी पहल केंद्रित है? तो ये है भारतमाला, है ना? भारतमाला, सागरमाला हम पढ़ चुके हैं। तो अवसंरचना और संपर्क सुविधा के निर्माण के लिए शुरू किया गया था भारतमाला। स्किल इंडिया आपको पता है कि स्किल डेवलपमेंट जैसा प्रोग्राम था, लोगों को कौशल सिखाने के लिए। मनरेगा आपको पता है कि योजना, और आयुष्मान जो है हेल्थ से रिलेटेड था। ठीक है, भारत में अवसंरचना और संपर्क सुविधा के निर्माण पर केंद्रित सरकारी पहल का नाम है भारतमाला। भारतमाला की बात करते हैं तो ये भारत सरकार की प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर सड़क नेटवर्क को मजबूत करना, सुधार करना, है ना? और इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा। सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विकास करना। अन्य विकल्प जो है, आयुष्मान की बात करें तो आयुष्मान भारत ये स्वास्थ्य बीमा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। अवसंरचना या फिर संपर्क सुविधा से इसका कोई संपर्क नहीं है, मतलब संबंध नहीं है। मनरेगा की बात करें तो ये रोजगार की गारंटी देता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, और इसका भी जो है कोई संबंध नहीं है आपका। यहाँ पे जो अवसंरचना विकास पूछा है उससे, अवसंरचना या फिर संपर्क सुविधा से। स्किल इंडिया की बात करें तो ये पहल युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया था, भौतिक अवसंरचना के विकास के लिए नहीं था ये। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग और परियोजना किस
ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ओंकारेश्वर से आपको याद आ जाएगा ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश का जो खंडवा में नर्मदा नदी है ना, उसके ऊपर आपका ये पार्क है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क है। ये भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पार्क है। इस परियोजना का उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन CO2 की महत्वपूर्ण कमी लाना और 2070 तक शून्य शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की क्षमता में भारत को एक योगदान भी देगा, है ना? ये सहायता करेगा। इससे जल वाष्पीकरण को कम करने करके जल संरक्षण में भी मदद मिलेगा। एक सेकंड। देखिए, ये जो कहने का मतलब है ना, ये आपको समझ नहीं आया होगा। इससे जल वाष्पीकरण को कम करके जल संरक्षण में भी मदद मिलेगा। ये जो फ्लोटिंग पार्क होता है ना, फ्लोटिंग पार्क क्या होता है? मान लीजिए ये आपका तालाब है ना? अब तालाब में ना जो है सोलर पार्क लगा दिया गया, यानी कि सोलर प्लेट जो है ऐसे लगा दिया गया, तो ऊपर से सोलर जो ये यहाँ पे एनर्जी भी बन रहा है और नीचे जो है ऐसे प्लेट से ढक जाने की वजह से वाष्पीकरण भी नहीं हो रहा है पानी का। नहीं तो आप देखेंगे कि कितने सारे नाले वगैरह, मतलब नदी भी सूख जाती है गर्मी के दिन में। तो पानी जो है वाष्पीकरण होके खत्म हो गया ना, तो ऊपर से जब ढक जाता है तो ये वाष्पीकरण से जल का संरक्षण भी हो जाता है। तो इस तरीके से इसके दो फायदे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? PMGSY एक 100% केंद्रित केंद्र प्रायोजित योजना है। ये बात सही है। ये योजना मैदानी क्षेत्र में 500 और उससे अधिक लोगों को आबादी, अच्छा, जो आपका थोड़ा दूरस्थ एरिया था या जो पिछड़ा एरिया था, रिमोट एरिया था, बंजर वाला एरिया था, वहां पे कितना था? 250 था, है ना? ऊपर आपको देखें सवाल मिल रहा है। देखिए एक ही एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन आता जा रहा है, अगर एनालिसिस कर लेंगे ना, तो बहुत सारे सवाल पकड़े मतलब मिल जाएगा। कोई भी योजना पूछा, उसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो अगले शिफ्ट में ना आपको वहां से सवाल मिल सकता है। जैसे देखिए मैदानी इलाके में 500 था और जो बंजर एरिया है, दूरस्थ एरिया है ना, वहां पे क्या था? 250 या फिर उससे अधिक जो आबादी वाले लोग आबादी वाला जो बस्ती है, गांव है, उसका संपर्क सुधारना इसका उद्देश्य था। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ये योजना पहाड़ी क्षेत्र में और पूर्ववर्ती क्षेत्र में लागू नहीं है, बिल्कुल गलत है। जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह था उसी के लिए तो ये टारगेट रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उनकी सहायता के संबंध में, सॉरी, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उनकी सत्यता के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर और आपका 1992 में शुरू किया था प्रोजेक्ट हाथी, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये बात तो सही है। यहाँ पे क्या निकालता था विकल्प? सही का चयन करना, तो ये तो सही है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्य जीव अधिनियम 1972 के दायरे में देश में बाघ संरक्षण को मजबूत करने के अपने अधिदेश को पूरा करता है। ये बात भी सही है, 1972 में ये आया था और 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना है, एक और दो दोनों आपका सही हो जाएगा कथन। वर्ष 2024-25 के लिए खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले खेलो इंडिया एथलीट की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे कि तमिलनाडु में है और फिर जाके महाराष्ट्र में है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। 2024-25 के खेलो इंडिया के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं, उसमें खेलो इंडिया एथलीट की संख्या के बारे में सटीक जानकारी, तो एग्जैक्ट जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2024 में खेले गए जो गेम्स थे उसमें तमिलनाडु में सबसे अधिक एथलीट 500, जो कि महाराष्ट्र में एथलीट है। एक सेकंड, नहीं हरियाणा में था भाई। 2024 में खेले गए, अच्छा इसको मैं चेक कर लूंगी, है ना, लेकिन हरियाणा सही हो जाएगा यहाँ पे। हरियाणा सही होगा। खेले हुए यूथ की संख्या ना तमिलनाडु में सबसे अधिक एथलीट जो है 559 थे और महाराष्ट्र में जो है 415 थे। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूंगी, लेकिन ये जो है ना हरियाणा सबसे ज्यादा था इसमें, है ना। ये दूसरे तीसरे नंबर पे आएगा, तमिलनाडु जो है सेकंड नंबर पे, ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। लेकिन
नंबर 1 पे जो है हरियाणा आएगा। इसलिए ये अनुमान लगाना मुश्किल होगा 2024-25 में किस राज्य में होता है, तो 24-25 में खेलो। ठीक है, अब ये पढ़ने का क्या ही मतलब रह जाएगा, जब यहाँ पे डाउट है तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, महाराष्ट्र ने 2024 में खेलो इंडिया यूथ में 158 पदक के साथ शीर्ष पर हासिल किया था, जबकि तमिलनाडु जो है दूसरे नंबर पे था पदक के मामले में। अच्छा, 2025 में खेलो इंडिया जो है ना बिहार के 5 शहर में होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन में चेक कर लूंगी एक्सप्लेनेशन उसका। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना आरंभ की थी। ये डैश क्षेत्र से संबंधित है। उड़ान नाम ही है भाई, नागरिक उन्नयन। इसका मतलब है कि यात्रा को थोड़ा सस्ता करना, ताकि थोड़ा आम आदमी जो है ना वो भी यात्रा कर सके, हवाई यात्रा कर सके। इसका उद्देश्य है भाई, उड़ान कैसे भरेगा, थोड़ा सस्ता करो। तो इसका उद्देश्य था नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को थोड़ा सस्ता करना, और जो टीयर 2 या फिर टीयर 3 शहर होते हैं ना उनका आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, 2016 में उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना आरंभ किया गया था। विमानन क्षेत्र से ये संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में भौतिक अवसंरचना में सुधार करना निम्न में से किस कार्यक्रम का लक्ष्य है? तो यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र का बेहतर सड़क करना और संपर्क सुधारना। इस योजना के अंतर्गत सभी गांवों को ऑल वेदर रोड्स, मतलब हर मौसम का जो रोड होता है, हर मौसम में चलने लायक जो रोड होता है, वैसे रोड का विकास करना। डिजिटल इंडिया की बात करें, जो अगला ऑप्शन था आपका डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल सेवा को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन है, शहरी क्षेत्रों में आधुनिक और जो स्मार्ट सुविधा है उससे लैस करना शहरों को। मेक इन इंडिया की बात करें तो ये अपने देश में ही कुछ बना, मतलब जो भी निर्माण वगैरह है उसको प्रमोट करने के लिए अ, ये शुरू किया गया था मेक इन इंडिया। भारत सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य डैश का विकास करना है, तो राजमार्ग का शुरू करना है। ये है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, आप बहुत बार पढ़े हैं, है ना। 4 शहर था इसमें, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता, इसको जोड़ा गया था। जब मैप पे देखा गया तो ये थोड़ा चकोर दिखता है ऐसे, इसलिए इसका चतुर्भुज नाम रख दिया गया, चतुर्भुज रख दिया गया क्योंकि मैप पे ये चकोर लगता है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 2001 में शुरू किया गया था। उद्देश्य था इसका 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ना और यातायात को तेज कुशल बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम माना गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लक्ष्य क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय, अब देखिए यहाँ पे 2-3 सवाल आपको मिलेगा यहाँ से। क्या होगा, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, उनको कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी देने के लिए शुरू किया गया था। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रोवाइड करने की एक ये योजना थी। इसकी हम बात करें तो 2005 में ये लागू किया गया था। ये देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये था। रोजगार मांगने पर 15 दिन के भीतर काम देना अनिवार्य था। यदि काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थायित्व और स्थानीय संसाधनों का विकास करना भी। जो स्थानीय संसाधन है उनका विकास, जैसे नदी नाला, इसमें वैसे ही काम दिए जाते हैं। जैसे नदी नाला बन रहा है तो उसमें दे दिया जाएगा मिट्टी ढोने का काम, कोड़ने का काम, और वैसे विकास भी हो रहा है और फिर यहाँ पे काम भी मिल रहा है। भारत में ग्रामीण रोजगार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना है? तो महात्मा गांधी, यही तो हो गया आपका मनरेगा। देखिए, महात्मा गांधी मनरेगा की बात करें तो 2 फरवरी 2006 को महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले में के सभी ग्राम पंचायत में इसको शुरू किया गया था। 2 फरवरी 2006 को महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले के सभी ग्राम पंचायत में शुरू किया गया था। इस योजना को 1 अप्रैल 2007 से 2 और जिले अंबाला और मेवात में शुरू किया गया। अगर हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना और अकुशल शारीरिक
कार्य करने के लिए स्वेच्छा रखने वाले लोगों को न्यूनतम 100 दिन का काम करना, मतलब शरीर से जो कुशल हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं और उनके पास कोई भी स्किल नहीं है, तो वैसे लोगों को कम से कम 100 दिन के काम की ये गारंटी देता है। दूसरा उद्देश्य इसका ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना भी शामिल है। परिसंपत्तियों का निर्माण भी हो रहा है वहाँ पे, जैसे कि आपको नदी नाला वाला एग्ज़ाम्पल दी, है ना? अगर लागत और हम साझाकरण का मतलब इस योजना में इन्वेस्ट कौन-कौन कर रहा है, मतलब किसके-किसके खर्चे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कैसे-कैसे खर्च बँटे हुए हैं। तो केंद्र सरकार का इसमें ना ज़्यादा होता है, 90% होता है। मतलब अगर ₹100 का खर्च है ना, तो ₹90 देगी केंद्र सरकार और ₹10 जो है वो राज्य देगा पार्टिकुलर। इसका लक्ष्य क्या है? ये योजना उन सभी ग्रामीण परिवारों के लिए खुली है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है तथा जो शारीरिक और अकुशल कार्य करना चाहते हैं, मतलब शारीरिक रूप से ठीक है और अकुशल कार्य मतलब जैसे कुदाल चलाना है, मिट्टी ढोना है, तो उसमें कोई स्किल तो होता नहीं है। अनस्किल्ड जो लोग होते हैं ना, उनका और शारीरिक रूप से अच्छे हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, तो वैसे लोगों के लिए ये शुरू किया गया था। रोजगार की अवधि सामान्यतः कम से कम 14 दिन होनी चाहिए। कम से कम 14 दिन लगातार होनी चाहिए और सप्ताह में बात करें तो अधिकतम 6 दिन तक की होनी चाहिए। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ मतलब ये इसलिए शर्त रखा गया है, बड़ा सोच समझ के देखिए उद्देश्य रखा जाता है, मतलब कोई भी प्लान किया जाता है तो बड़ा दिमाग के साथ उसमें शर्तें रखी गई होती है। मान लीजिए कि 100 दिन की गारंटी है, आपका साल तो होता है 365 दिन का, अब किसी को चिढ़ है और किसी कोई मज़दूर आया कि भाई हमें काम दीजिए, तो बोला ठीक है काम तो मिल जाएगा आपको और वो क्या कर रहा है कि 365 दिन में अगला 265 दिन कोई काम ही नहीं मिला, है ना? जो शुरुआत का 265 दिन है काम ही नहीं मिला, अगले अगले जो 100 दिन की गारंटी देता है, चलो भई मिल जाएगा काम मिल जाएगा, ऐसा टालते-टालते। तो ये पहला जो 265 दिन है बेचारा कैसे जिएगा, है ना? तो अगर बीच-बीच में मिलता रहेगा तो ये 365 दिन अपना खींच लेगा इसमें, है ना? 362 दिन अपने परिवार को चला लेगा, लेकिन शुरू में अगर मान लीजिए कि 3 महीना उसको काम ही नहीं देगा, बाद में देगा, तो फिर कैसे चलाएगा वो? इसी वजह से ये शर्त रखा गया है कि कम से कम 14 दिन लगातार और सप्ताह में जो है अधिकतम 6 दिन का काम देना ज़रूरी है। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई जहाँ वेतन चाहने वालों में कम से कम 1/3 महिलाएँ हों। काम के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करता है। ग्राम पंचायत परिवार का पंजीकरण करेगा, सत्यापन के बाद आवेदन परिवार के जॉब कार्ड जारी करेगा, है ना? जो आवेदक हैं, उनको जॉब कार्ड इसमें जारी किया जाता है। ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी आवेदक को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराएँगे। मतलब आवेदन देने के बाद ऐसा नहीं कि लेके रख लिए चपेट के, है ना? तो 15 दिन के अंदर जो होता है उनको देना होता है अधिमानतः उस गाँव में 5 किलोमीटर के और दायरा भी होता है कि भाई उस गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाँ आवेदक रहता है, तो 5 किलोमीटर के दायरे में वो काम देना होता है। ऐसा नहीं कि आप भेज दिए इतना दूर, के बेचारा जितना कमाएगा नहीं उतना उसका आने-जाने का खर्च ही लग जाएगा। यदि रोज़गार ऐसे दायरे से बाहर है, 5 किलो का मतलब जहाँ रहता है वहाँ के 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर है, तो इसे ब्लॉक के भीतर प्रदान किया जाएगा। है ना? ब्लॉक के भीतर ही प्रदान किया जाएगा और मज़दूरों को अतिरिक्त परिवहन और रहने का खर्चा पूरा करने के लिए मज़दूरी का 10% अतिरिक्त दिया जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सी योजना ग्रामीण रोज़गार पर केंद्रित है? तो ये तो हो गया आपका मनरेगा। 33 हाँ, 33 में थे ना? निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीबों को मकान उपलब्ध कराना है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, इसमें 2 टाइप के हैं। एक है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और यहाँ पे जी लिखा रहेगा, है ना? और एक शहरी भी होता है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीबों को मकान उपलब्ध कराना है? तो ये है आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसका लक्ष्य क्या है? बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले जो गरीब हैं, उनको घर मुहैया कराना। आर्थिक सहायता कितना मिलता है? मैदानी क्षेत्र में है तो 1.20 लाख मिलता है, मतलब 1,20,000 मिलता है। पहाड़ी या फिर कठिन क्षेत्र में है तो 1,30,000 मिलता है और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की सहायता मिलती है। लाभार्थियों का चयन जो होता है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर होता है। पात्रता मानदंड की बात करें तो बेघर या फिर कच्चे मकान में रहने वाले परिवार मैनुअल स्कैवेंजर्स, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, बंधुआ मजदूर आदि होते हैं, ठीक है? उनको ये दिया जाता है। मतलब जो ट्राइब्स वगैरह हैं इस कैटेगरी के लोग हैं या फिर जिनके पास घर-वर नहीं है,
वैसे या कच्चे मकान में रहते हैं उनके लिए दिया जाता है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए अर्बन लिखा रहता है यूँ, है ना? इसका लक्ष्य क्या है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं या फिर निम्न आय वाले लोग हैं या मध्यम आय वर्ग वाले जो लोग हैं, शहरों में रहते हैं, उनको किफ़ायती आवास प्रोवाइड करना। इसकी विशेषता क्या है? केंद्रीय सहायता दी जाती है ईडब्ल्यूएस को 1.5 लाख प्रति आवास की सहायता दी जाती है ना? और इसमें पात्रता जो है ये वाले लोग जो होते हैं ये इसके पात्र होते हैं। डिजिटल इंडिया की बात ही इसमें की गई थी, तो डिजिटल इंडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री ने इसको 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना और डिजिटल साक्षरता में लोगों को जोड़ना, डिजिटल साक्षरता देना या फिर जो डिजिटल साक्षरता में सुधार करना। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचा और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर नागरिकों को अपनी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना है। और आप इसके बाद इसका प्रभाव भी देखेंगे कि जो बहुत सारे काम हैं जो आप घर बैठे अपने फ़ोन से इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, है ना? इस पहल में ग्रामीण क्षेत्र को हाई स्पीड कनेक्ट इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजनाएँ शामिल हैं। इसमें 3 मुख्य घटक हैं, सुरक्षित और अ, स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना, बहुत सारी सरकारी सुविधाएँ डिजिटल हो गई हैं, आप घर बैठे उसके वेबसाइट पे जाके अपना काम कर सकते हैं। सार्वजनिक डिजिटल साक्षरता, अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो सशक्त करने के लिए लोगों को सशक्त करने की शक्ति के लिए डिजिटल इंडिया शुरू किया गया था। भारत में शुरू किया गया था, मंत्रालय कौन था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। प्रमुख क्या था? इसके प्रमुख कौन थे? तो अश्विनी वैष्णव थे। लोग आपका शुरू हुआ था, ये लोग छोड़ दीजिए। ये जो 1 जुलाई 2015 को ये शुरू हुआ था। कौशल भारत अभियान की बात करें तो 2022 तक भारत में 30 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था।